वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन है और उन सभी परीक्षार्थियों को भी मेरा बहुत सारा शुभकामना है। इस बार आप पदाधिकारी बनकर ही रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस चैनल पे मेरा आज बीपीएससी से रिलेटेड पहला वीडियो है, जिसका टॉपिक है बीपीएससी 65th मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत यह हमारा पहला भाग पार्ट 1 है। इसमें हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज, जीएस, सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र फर्स्ट, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र का प्रारूप है, किस तरह से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इस प्रश्नों का जवाब किस तरह से देते हैं या दे सकते हैं। बहुत सारे इनमें पुराने परीक्षार्थी भी होंगे जिनको तो ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, परंतु बहुत सारे नए परीक्षार्थी भी हैं जिनका प्रथम अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। उन लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं किस तरह से पूछे जाते हैं इसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि नॉलेज का अधिक होना अच्छी बात है, लेकिन उस नॉलेज को किस प्रकार हम परीक्षाओं में लिख पाते हैं इसका भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बीपीएससी 65th मेंस एग्जामिनेशन के फर्स्ट पार्ट में, हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र प्रथम, सेक्शन प्रथम का हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे और आपके कमेंट्स आएंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर की भी चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है अच्छे मार्क्स के लिए, क्योंकि लिखते तो सभी लोग हैं, जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है वही आगे निकलते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न है बीपीएससी 63वीं 2019 में जो हुई थी जीएस मुख्य परीक्षा, जनरल स्टडीज मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 है, प्रथम है। जनरल स्टडीज मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 है, फर्स्ट है। ये आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। ओके, चूँकि हम आगे भी चर्चा करेंगे, हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, बिहार में संथाल विद्रोह कब से कब तक के कारणों को एवं परिणामों को पूछा है मूल्यांकन करने का। तो 1855 to 56, 1856 बिहार में किस विद्रोह के बारे में चर्चा करना है? संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ओके, तो कब से कब तक? 1855 टू 1856। ओके, अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा है इसको हम किस तरह से इसका आंसर की, जैसे कि किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी प्रश्न का क्या होता है, लिखने से पहले उसकी भूमिका को हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बारे में नीचे हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद क्या देते हैं तो निष्कर्ष देते हैं। जब तक आपको की टू आंसर पता नहीं होगा, किस तरह से आंसर का की क्या किस तरह से डालना है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो इस संदर्भ में हम क्या लिख सकते हैं, तो संयुक्त बिहार में संथाल विद्रोह के कितने बड़े पैमाने पर सशस्त्र रूप धारण करने के मूल कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें।
ठीक है, इसमें कारण और परिणाम दोनों आ गया। तो अब क्या, अंग्रेजों के अनेक सशस्त्र संघर्ष वनवासियों अथवा जनजातियों से हुए। इनमें संथालों का विद्रोह अद्वितीय था। यह विद्रोह 1855 से 56 में वर्तमान बिहार एवं झारखंड के संयुक्त प्रांत में हुए। ओके, यद्यपि राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में अधिक प्रभावित रहे। ओके, इस तरह से हम लोग इसका लिखेंगे आंसर। आप लोगों का आवश्यकता होगा आंसर का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक एक का आंसर भी देने की कोशिश दूंगा। अब इसमें क्या है, संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855 से 56 के बीच। इसके मेन नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। क्षेत्र कौन सा था, भागलपुर, मानभूम एवं राजमहल की पहाड़ियों के आदिवासी। ओके, कारण क्या था इसका, तो जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा शोषण, अत्याचार, साथ ही पुलिस का दमन। सबसे पहला पॉइंट इसका कारण है यही। दूसरा भी दे सकते हैं आप, इनके परंपरागत जमीन से इन्हें बेदखल किया जाना। प्रारंभ में ये आधुनिक क्या था, छोटा नागपुर था, याद रखिएगा, आधुनिक छोटा नागपुर के आसपास बसे थे। लेकिन 1793 की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त से ये क्या हो गया था, राजमहल की पहाड़ियों में चले गए थे। ओके, राजमहल की पहाड़ियों में चले गए थे, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ, तो वहाँ भी जमींदारों ने अपना दावा किया। आप ये एक कारण डाल सकते हैं। अब परिणाम क्या हुआ इसका, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया। ठीक है, इस आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया। कैप्टन फगान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, याद रखिएगा, कैप्टन फगान के नेतृत्व में पैलापुर के मुठभेड़ में कान्हू मारा गया एवं सिद्धू पकड़ा गया। ओके, ये क्या हो गया था, कुचल दिया गया, एक पकड़ा गया। मेन नेता कौन था, सिद्धू और कान्हू था, तो दोनों पकड़ा, एक सिद्धू पकड़ा गया और कान्हू मारा चला गया। कहाँ मारा गया, तो पैलापुर के मुठभेड़ में, याद रखिएगा। किसके द्वारा मारा गया, तो कैप्टन फगान के नेतृत्व में। ओके, नेक्स्ट परिणाम क्या दे सकते हैं आप, क्षेत्र का शासन जनरल के अधीन कर इसे क्या कर गया, एक्सक्लूडेड एरिया कर दिया, बहिष्कृत क्षेत्र, एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया गया। यह क्षेत्र संथाल परगना कहलाया। यह क्षेत्र क्या कहलाया, तो संथाल परगना। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ये आंसर की है संथाल विद्रोह लिख के, ये की टू रिमेंबर, आप इसको याद रख सकते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ, नेता कौन थे, क्षेत्र कौन सा है, कारण क्या हुआ और परिणाम क्या हुआ। इस तरह से आप आंसर दीजिएगा। आपका अगर कमेंट आएगा तो मैं इसका प्रारूप बना के आंसर शीट भी आप लोगों को इसके माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पटना कलाम चित्रकला शैली। ये हर बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, बेसी बात ना करते हो, हम आगे बढ़ते हैं। पटना कलाम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो क्या देना है इसमें आपको, उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए प्रमुख चित्रों एवं कलाकारों की चर्चा करते हुए इसकी मौलिकता एवं शैली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिए। काम खत्म हो गया आपका। कैसे, तो पटना कलम चित्रकला क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। इसका विकास प्रमुखतः कब हुआ था, तो 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1750 में से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1925 ईयर्स ईस्वी तक बहुत ज़्यादा हुआ। चूँकि मुगल काल में शाही दरबार कला एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, परंतु साम्राज्य के जो पतन होने के साथ ही कलाकार विकेंद्रित होने लगे, तो धीरे धीरे ये कला भी वो होने, पटना शैली अथवा पटना कलम। ओके, विशेषताओं में क्या है, पटना शैली और पटना कलम का उदय हुआ था। कब हुआ था, मुगलों की शाही शैली एवं तत्कालीन ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त बना पटना शैली अथवा पटना कलम का उदय हुआ। ओके, पटना का इस शैली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, पटना का लोधी कट्टा, मुगलापुर, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा, अभी भी आप जानते हो मच्छरहट्टा, तथा
आरा एवं दानापुर रहा। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र आप समझ गए, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मछरहट्टा एवं आरा दानापुर रहा। ओके, यह शैली क्या है, अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, तो लघु चित्रों की शैली में। तो इसी तरह से पटना कलम शैली हो गया, मधुबनी चित्रकारी हो गया, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देखें और प्रैक्टिस करें। आंसर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करें, इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब पटना कलम शैली की विशेषता क्या क्या है। पटना कलम चित्र प्रधानता लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकांशतः कागज और कहीं कहीं हाथी दांतों पर उकेरा जाता है, उभारा जाता है। ओके, सादगी और समानुपातिकता का विन्यास शैली का प्रमुख विशेषता है। इनमें चटक रंगों की जगह सौम्य और शांत रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। पटना शैली के चित्रकारों को बारीकियों को गढ़ने और उसे उजागर करने में महारत हासिल थी। तो इसी तरह से आपको रखना होगा याद। तो क्या क्या याद रखना पड़ेगा, की टू सीधा पटना कलम, इसका विकास कब हुआ, सबसे पहला पॉइंट मुगल काल के अवसान के क्रम में। क्षेत्र पटना, आरा, दानापुर, बहुत सारा है, आप 3 भी डालिए, पटना, आरा, दानापुर, मछरहट्टा, बहुत सारा है। तीसरा क्या है, प्रमुख चित्र लकड़ी काटता बढ़ई है इसका, मछली बेचती स्त्री है, खेत जोतता किसान। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, प्रमुख कलाकार सेवक राम हुलास लाल। सेवक राम और हुलास राम इसके प्रमुख कलाकार थे, याद रखिएगा। इसकी मौलिकता क्या थी, तो मुगलों की शाही शैली, जिसे क्या कहते हैं ईरानी प्रभाव, एवं मधुबनी शैली से तुलनात्मक अंतर है। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा स्लाइड के माध्यम से। ओके, तीसरा क्या है आपका, गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। ये तो आप सभी जानते ही होंगे क्वेश्चन, इसमें तो बताने की कोई बात नहीं है कैसे लिखना है। आपको फिर भी जरूरत हो तो आप बताएंगे मुझे। क्या है, गांधी जी के शांति और अहिंसा के मूल सिद्धांतों का उल्लेख करना है इसमें हमें, एवं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का उद्घाटन कीजिए। साथ ही इस दिशा में उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रमों अथवा अभियानों की चर्चा कर दीजिए। आपका आंसर हो गया अस्पृश्यता निवारण, इन्होंने किया था, अस्पृश्यता का चर्चा कीजिए। विश्व शांति और अहिंसा के अग्रदूत भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ शांति और समन्वय के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत में क्या किया था, सामाजिक समता की स्थापना का लक्ष्य भी सामने रखा था। ये डालना होगा। सत्य और अहिंसा क्या थी, इनकी 2 हथियार थी। ठीक है, तो आप ये सब डाल सकते हैं। उन्होंने क्या क्या किया था, तो 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में भारतीय एवं अफ्रीकाओं के वैधानिक अधिकारों की लड़ाई में सफल नेतृत्व किया। फिर 1950 में क्या किए थे, वो भारत वापस के उपरांत गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के को आज़ादी की लड़ाई के साथ जोड़कर आज़ादी के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को छुआछूत मिटाने के काम में भी लगाया। ओके, इस कार्य को कब से सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने किया था, हरिजन सेवक संघ बनाया था, तो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो इस तरह से आप इसमें डालना है। आपको इसका आंसर का वो जरूरत होगा तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। मंदिर में प्रवेश अभियान चलाया, स्वच्छता और भंगी मुक्ति अभियान चलाया, महिला उत्थान किया, ग्रामोदय अभियान चलाया, शिक्षा चरित्र निर्माण, धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक सहिष्णुता। इसमें क्या क्या डालना होगा, गांधी जी के मूल विचार को डाल दीजिएगा। स्वच्छता और भंगी मुक्त कार्यक्रम, ग्रामोदय अभियान, अस्पृश्यता निवारण अभियान, महिला उत्थान, गांधी जी के धार्मिक दृष्टिकोण डाल दिए। बस इसका निष्कर्ष भी आपको लिखना पड़ेगा। गांधी जी एक प्रमुख राजनीतिक, इसका निष्कर्ष किस तरह लिखेंगे, एक छोटा सा मैं संक्षेप बताता हूँ। गांधी जी एक प्रमुख राजनीतिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं समाज सुधारक होने के साथ साथ मानवता के सच्चे पुजारी थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे रामराज्य की स्थापना जहां सर्वोदय समाज का कल्याण होगा। इस तरह से आपको डालना होगा। इनकी प्रवृत्ति को डालना होगा। इनकी क्या क्या प्रवृत्ति थी, तो स्नेह सहयोग की भावना होनी चाहिए, घृणा एवं पृथकता नहीं होनी चाहिए, शोषण के स्थान पर परहित एवं संचय की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इसका निष्कर्ष भी डालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में
बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो अब पाश्चात्य शिक्षा क्या है इसके बारे में आपको जानना होगा। इसमें क्या दे देंगे आप, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का बुनियादी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार हेतु प्रचलित विचारों या दृष्टिकोणों का समग्र वर्णन करें तथा नवीन शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का औचित्य अनौचित्य के साथ उत्तरदायी परिस्थितियों का आलोचनात्मक निष्कर्ष व्यक्त करें। ठीक है, प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, सभी को पता है। एक समय बिहार स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में लहराई जाती थी। इनका स्थान देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में माना जाता है, परंतु कालचक्र की गति के साथ साथ क्या हो गया, धीरे धीरे इनका अवसान होने लगा और आज ये सिर्फ हमारे अतीत के गौरव बनकर रह गए। इस तरह से आपको डालना होगा। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के तहत क्या, शिक्षा का आरंभ का दौर 1835 ईस्वी से माना जाता है। पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ का दौर कब से माना जाता है, 1835 ईस्वी से माना जाता है। किन के दौरान में हुआ था, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, ये सब जरूरी है, डालना पड़ेगा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में 1838 में बिहार तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई थी। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आपको डालना होगा। आरंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार निवासियों में अनेक भ्रांतियां भी थी, जिसके कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया था। 1861 ईस्वी में बंगाल के शिक्षा निदेशक WS एटकिंसन ने बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन की समीक्षा की और कहा कि बिहारियों ने अज्ञानता व रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा है। तो इस तरह से आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में प्राचीन शिक्षा केंद्र तथा माध्यम बताना पड़ेगा। बिहार में आरंभिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बताना पड़ेगा। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में प्रगतिवादी नेताओं का योगदान बताना पड़ेगा। पाश्चात्य शिक्षा का मूल्य आधार चार्टर अधिनियम 1835 है, याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1835, आप चार्टर नियम पढ़े होंगे। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति बताना पड़ेगा। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का योगदान बताना पड़ेगा। बिहार में साइंस, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा तथा रिसर्च संस्थान की स्थापना के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप विवेचना कर दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के कारणों का उद्घाटित करते हुए बिहार में बाबू कुंवर सिंह का ही नेतृत्व 1857 में, बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चलाए गए आंदोलन की चर्चा करते हुए उनका योगदान आप डाल दीजिए। 1857 के विद्रोह का कारण डालिए, बिहार में कुंवर सिंह का नेतृत्व को डालिए, बिहार में आंदोलन का प्रसार क्षेत्र डालिए और विद्रोह में शामिल स्वतंत्रता सेनानी को डालिए। ठीक है, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ था। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, सिपाही विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों को भारत से भागने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया, जिसमें क्या हुआ था, मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया। मंगल पांडे आपने देखा भी है, मूवी भी आया है, विप्लव मचा दिया। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो अगर नहीं हो तो आप कमेंट कीजिएगा, टोटल का आंसर दिया जाएगा। ठीक, ये कुछ मोटा मोटी जानकारी है जो मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा 6, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्या, बिहार में चंपारण हो गया। 7th है हमारा 2+2 वार्ता क्या है।
मोटा मोटी यहाँ समझना है कि आंसर किस तरह लिखना है, क्या क्या लिखना है। अब ये नहीं कि जानकारी मुझे पूरा है, पूरा छाप के चलाना है, तो आपको टाइम भी वहाँ पे वो करना होगा, मेंटेन करना होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को कितना टाइम डिवाइड करके आपको चलना होगा। टाइम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। 2+2 वार्ता क्या है? भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करें या ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सफलता हो, आपके इस परीक्षा में भावी पदाधिकारी बने, मेरी यही शुभकामना है। ठीक है, 2+2 वार्ता क्या है? 6 सितंबर 2018 को भारत व अमेरिका ने नई दिल्ली में पहला 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता आयोजित किया था। ठीक है, इस वार्ता में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, किसको? माइक पोम्पियो, और रक्षा सचिव जेम्स मैटिस, तो दो हो गए, दो इधर से दो उधर से, तो इसे क्या बोला गया? 2+2 वार्ता। ठीक है, तो इस पे क्या किया गया था, क्या वार्ता था? तो इसका के साथ किस पे समझौता किया गया था? रक्षा समझौतों पर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस वार्ता में प्रमुख रूप से कम्युनिकेशन, आपको ये करंट से रिलेटेड भी हो सकता है, तो ये आपको करंट भी वो ध्यान देना होगा क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या हुआ था? कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी के पर समझौते किए गए थे। 2+2 वार्ता है क्या, पहले ये भी समझ ले, दो लोगों को तो समझ गए। जब देश दो मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं। वर्ष 2010 में भी क्या हुआ था? भारत और जापान के बीच इस तरह की वार्ता हो चुकी है। तो इस वार्ता का क्या क्या था उस पर आप डालिएगा। मुख्य क्या क्या रहा था, जैसे NSG सदस्यता पर, अफगान नीति पर, रक्षा और सुरक्षा पे, आतंकवाद पे, तो इस तरह से आपको सारा को डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? NRC विवाद से आप क्या समझते हैं? अभी भी NRC हम लोग सारे लोग देख रहे थे। NRC विवाद से आप क्या समझते हैं? इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का उल्लेख करें। यही आपका क्वेश्चन है, उल्लेख करें या विवेचना करें। ठीक है, प्रभावों की विवेचना की। तो NRC विवाद का उल्लेख करते हुए इसमें निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट करना है। NRC विवाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर उल्लेख करना है। NRC मतलब क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मुताबिक जिस व्यक्ति का नाम नागरिकता रजिस्टर में नहीं होता है उसे अवैध नागरिक माना जाता है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसमें यहाँ के प्रत्येक गांव के हर घर में रहने वाले लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। तो इस तरह से करना है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी ज़मीन असम में ही थी और लोगों को दोनों ओर आना जाना जारी था। इसके बाद 1951 में पहली बार असम में क्या हुआ था? NRC डाटा को अपडेट किया गया। तो इस तरह से आपको डालना है कैसे कैसे अपडेट होते गया। 1951, 1971, 24 मार्च 1971। ठीक है, उस तरह से 2005, 2015, 2018 इस तरह से हुआ है। तो आपको वहाँ पे डालना होगा क्या क्या है, इस सारे अवधारणाओं को डालना पड़ेगा आपको। NRC विवाद का विस्तार में स्पष्टीकरण कर दीजिए। NRC विवाद में केंद्र सरकार पक्ष विपक्ष को डालिए, बीच विवाद का उल्लेख कीजिए। NRC विवाद से संबंधित संभावित विस्थापन, राजविहीनता तथा शरणार्थी समस्या के संदर्भ में इस विवाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को आप बता दीजिए। आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो, हमारे जो नए स्टूडेंट हैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, कितना लिमिट में लिखना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे की
समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है। आप ऐसे ऐसे बांटिए। एक क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्या है, आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खतरे की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है इसमें। ठीक है, आतंकवाद वर्तमान समय में एक वैश्विक चुनौती बन गया है। यह एक देश तक सीमित न रहकर विभिन्न देशों की सीमाओं को पार कर गया है तथा संपूर्ण विश्व के लिए सरदर्द बना हुआ है। जब आतंकवाद का प्रसार एक से अधिक देशों में फैल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा फैलेगा तो क्या होगा, एक देशों से ज़्यादा फैलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद आतंक कहा जाता है। भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय द कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख कारण को डालिए। क्या क्या होता है, बेरोजगारी होता है, शिक्षा होता है, धार्मिक कट्टरता होता है, राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा, राष्ट्रों के बीच अनेक मुद्दों पर होने वाले विवाद, गरीबी, मुख्य कारण तो गरीबी हो जाता है। इस तरह से आपको डालना पड़ेगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घटनाएं कब कब हुई, जैसे 14 जुलाई में क्या हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फिर जाके आपको 22 मार्च 2016 को ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ था, जो 32 लोग की मौत हुई थी, सैकड़ों घायल हो गए थे। 14 नवंबर 2015 को बातक्लान कॉन्सर्ट हॉल में हुआ था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा द्वारा किया गया था आत्मघाती हमला, जिसमें 3000 लोग के आसपास मरे थे और 9000 के आसपास घायल हो गए थे। 2016 में पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक सैनिक स्कूल में तालिबान के हमले, जिसमें कि 132 बच्चे मर गए थे। इस तरह 7 जनवरी 2015 में फ्रांस, 23 नवंबर 2014 को तालिबान, मतलब इस तरह से जितना भी है उसको आप, जितना आपको याद हो पॉइंट वाइज आप डाल दें। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा आतंकवाद संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जैसे मान लीजिए इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, अलकायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, बोरो हराम, पाकिस्तानी तालिबान, अल नुसरा फ्रंट, जेमा इस्लामिया, अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, अबू सयाफ। इस तरह से बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं। भारत में हुए प्रमुख आतंकवादी हमलों को डाल दीजिए, कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे हुआ, किसके उड़ी सेक्टर में हुआ, फिर जाके आपका जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हुआ, कम्यूटर धमाका हुआ, अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ, दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे, महाराष्ट्र के मालेगांव में भी हुआ, पठानकोट हमला हुआ, तो वो डाल के उसका डेट भी डालिए। अगर इस तरह के कुछ चाहिए विवरण आतंकवाद संगठन तो आप कमेंट कीजिएगा, वो इंडिविजुअल भी आपका कुछ कमेंट्स होगा तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। पूरे डेट वाइज आपको डाल दूंगा कब कब क्या क्या कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रोहिंग्या शरणार्थी संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन करें। रोहिंग्या शरणार्थी के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डाले। तो रोहिंग्या पे जो भी आपको रोहिंग्या समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या था, अत्यंत जटिल शरणार्थी समस्या था के रूप में उभरी है। इसे मानवाधिकार हनन, राजविहीनता आदि की पक्ष शामिल है। ठीक है, रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन क्या, आराकान क्षेत्र के निवासी हैं। ठीक है, रोहिंग्या कहाँ के निवासी हैं, तो आराकान क्षेत्र के निवासी हैं। रखाइन या उसे आराकान बोला जाता है। 7वीं शताब्दी में आराकान क्षेत्र में रहने वाले अरब, मुगल तथा बंगाली व्यापारियों के वंशज हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में म्यांमार पर ब्रिटिश नियंत्रण के बाद रोहिंग्यों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी तथा 1947 में इन्होंने एक सेना का गठन कर जिन्ना से उत्तरी आराकान क्षेत्र का पूर्वी पाकिस्तान में विलय करने को कहा। माना जाता है कि इनके इसी कार्य ने इनके एवं म्यांमार सरकार के बीच समस्या का बीज बो डाला था। 1948 में म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद बौद्ध अधिकारियों ने ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी जिसे मुस्लिम समुदाय भेदभाव पूर्वक मानते थे। इस तरह से आपको डालना पड़ेगा, क्या क्या है मेन की उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, चीन, बांग्लादेश कहाँ कहाँ कब गए, कैसे रहे, भारत में क्या इसका वो है, रोहिंग्या क्या क्या संकट हुआ, उसका
शरणार्थी संकट के ऐतिहासिक परिदृश्य को डाल दीजिएगा। रोहिंग्या शरणार्थी संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत, बांग्लादेश की भूमिका क्या क्या रही वो डाल दीजिएगा। राज्यविहीनता, शरणार्थी समस्या, मानव तस्करी से संबंधित मानवाधिकार संबंधी समस्याएं भी डाल दीजिएगा। रोहिंग्या शरणार्थी संकट के संक्षेप में समाधान का क्या प्रयास किया गया वो भी डाल दीजिएगा। समाधान का निष्कर्ष में क्या डालेंगे, इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए, जिससे मानवीय गरिमा, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुरूप नीति का विकास कर लोगों की मदद की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रक्षा की जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत म्यांमार सरकार पर अपने लोगों की रक्षा के लिए दबाव डाल सकता है। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अनेक बार प्रयास कर सकता है, जैसे इस समुदाय की स्वैच्छिक वापसी, जिसके अंतर्गत शरणार्थी सुरक्षित एवं स्वेच्छापूर्वक अपने मूल देश वापस जा सकते हैं। स्थानीय एकीकरण, जिसके माध्यम से शरणार्थी स्थानीय समाज के सदस्य बन सकते हैं। पुनर्वास, जिनके अंतर्गत शरणार्थी को अस्थायी रूप से किसी तीसरे देश में बसाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रक्षा की जिम्मेदारी के इस सिद्धांत को लागू तो करना चाहता है, किंतु म्यांमार सरकार इसमें सहयोग नहीं दे रही है। तो ये सारे चीज़ें आपको इसमें डालना होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट इसे कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। बीपीएससी 63 जो है 63वीं बीपीएससी का जो है 2019 का, ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। इसमें स्टैटिक सारे सब्जेक्ट का हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। तो होगा क्या कि आपकी जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई होगी वो प्रैक्टिस से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डालना है। ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड बहुत सारा आपको शुभकामना आपके भावी एग्जाम के लिए। अब एग्जाम देखिए लॉकडाउन कब तक रहता है। अभी तो देश में वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना के चलते। जैसे ही वो होगा तो आपका एग्ज़ाम का डेट वगैरह भी निकल ही गया है। फॉर्म फिलअप का एग्ज़ाम का कब तक होगा। ओके, थैंक यू।